अब अगर मैं अशोक चक्रधर जी को न बुलाऊं तो ये भूला मुझसे हो जाएगा। मंच पर विराजे हुए बचे खुचे आदरणीय व्यक्तित्व और आप सबको मेरा अभिवादन। वही आदरणीय है तो और ये भी सच है कि जो बचे खुचे हैं वही आदरणीय हैं, बाकी जो आते जाएंगे वो होते जाएंगे। मैं अनेक बार समझ रहा था कि मुझे आना है, लेकिन डॉक्टर पालीवाल साहब एक बहुत अच्छे दुकानदार हैं और वो ये समझ के कि मैं कोई बड़ा अच्छा माल हूँ वो दबा के बैठे थे, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई मालवाल नहीं हूँ। सामान्य अदना सी कविताएं सुनाने वाला अदना सा कवि हूँ मैं। वो खामखा ऐसा कर रहे थे। मैंने तो अपना हीरा पेश कर दिया है, तराशने का काम आप लोगों का। मैं हीरा नहीं हूं, मैं तो होरी हूं। सुनिएगा, खामखा पे 4 पंक्तियां सुनिएगा। मोड़ के इधर से एक दंदनाती हुई साइकिल जा रही थी। मोड़ के इधर से एक दंदनाती हुई साइकिल जा रही थी, उधर से राम नाम सत्य है एक अर्थी आ रही थी। भीषण भिड़ंत हुई, भयानक हड़बड़ी, अर्थी बेचारी नीचे गिर पड़ी। दिखाई नहीं देता उल्लू की दुम, कैसे चलाते हो तुम? दूसरा अर्थी ढोऊ बोला नालायक, तीसरा बोला पाजी, चौथा बोला बदतमीज, तो साइकिल सवार बोला एक्सक्यूज मी प्लीज। आप लोग धीरज क्यों खो रहे हैं? जो गिर पड़ा वो तो कुछ कह नहीं रहा, आप लोग खामखा नाराज हो रहे हैं। जो गिर पड़ा वो तो कुछ कह नहीं रहा। आप तो एक मित्रों नई कविता मैं आपको सुनाता हूं और हाँ सुनिए 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 दोस्तों, एक जो मैंने नई कविता लिखी है मैं आपका ध्यान चाहूंगा उस पर। और ये मेरा बड़ा प्रिय तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा अप्रिय विषय रहा है। अप्रिय विषय पर लिखने को मन करता है। जो चीज़ें अप्रिय लगती हैं समाज में उनको मैं व्यंग के माध्यम से उठाना चाहता हूँ। ये मेरी आंतरिक संवेदना और ये मेरी कविताओं की रचना प्रक्रिया भी रही है। तो इस विषय पर आप एक कविता मुझसे पहले सुन चुके हैं, लेकिन अगर मेरा मन हुआ तो मैं इस विषय पर और भी कविताएं लिखूंगा। एक कविता उस मेरे पुराने विषय की कविता, लेकिन जो कि आज भी अखबारों में नया है। सुनिएगा। बड़े बाजार के सती चौराहे पर दाईं ओर जहां भीड़ बनी रहती है घनघोर, 20 कदम आगे एक सुनसान गली थी और उस गली में एक विचित्र दुकान खुली थी। उसी दुकान की है गाथा। वहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, बहुएं जलाने का सलाह केंद्र। बहुएं जलाने का सलाह केंद्र, परामर्शदाता डॉक्टर फूंकेंद्र। परामर्शदाता डॉक्टर फूंकेंद्र, मिलने का समय 24 घंटे, बहुएं जलाइए, झगड़े न तंटे। बहरहाल एक दिन सायंकाल एक पिता पुत्र उस दुकान में घुसे तो स्वागत में डॉक्टर फूंकेंद्र मुस्कुराए, फिर हंसे। आइए, तो बहू जलानी है, फरमाइए क्या परेशानी है? पिता बोला, जी मामला ये है कि इसकी बहू है। पुत्र बोला, जी मामले के अनुसार वो इनकी पुत्रवधू है और हमें ये गिला है कि दहेज पूरा नहीं मिला है। डॉक्टर बोला, ठीक है, हमारे पास बहू जलाने की एक से एक नई टेक्निक है। हर पैटर्न का अलग पेमेंट होगा, साथ में पाए हुए दहेज का 10% होगा। अगर आपकी वजनदार अंटी है तो काम हो जाने की पूरी गारंटी है। हमारे पास बहुएं जलाने के एक से एक नायाब तरीके हैं, हमारे कर्मचारियों ने विदेशों में सीखे हैं। और माफ कीजिए, हम बहुएं जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं लाते हैं, हवाई जहाजों में काम में आने वाला महंगा व्हाइट पेट्रोल मंगाते हैं। इसके जरिए बहू फक से जल जाती है, न दर्द होता है, न चीख न चिल्लाने की आवाज आती। काम सफाई से होता है मित्रवर, कोई भी सबूत, निशान या दाग धब्बे फर्श पर छोड़ते हैं न चरित्र पर। कोई भी सबूत, निशान या दाग धब्बे फर्श पर छोड़ते हैं न चरित्र पर। जलाने से पहले घोट कर मारना हो तो विश्व विभाग वर्मा जी देखते हैं।
रस्सी विभाग शर्मा जी देखते हैं, पुलिस कचहरी का मामला डिप्टी साहब निपटाते हैं और श्मशान विभाग को भैरव जी चलाते हैं। आपको तो बस फीस देनी है, फॉर्म भरना है, बहू का फोटो चिपकाना है और अगर बाद में दूसरा ब्याह भी रचाना है तो एडवांस दीजिए। उसको भी जलवाना है तो सौदा कीजिए, उसको भी जलवाना है तो सौदा कीजिए। हमने हजारों का भला किया है, सैकड़ों को जला दिया है, एक भी शिकायत नहीं आई है। तार मिलते हैं कि बधाई है, तार मिलते हैं कि बधाई है। अंदर चलिए, फॉर्म भरिए और बातचीत जरा धीरे धीरे करिए। और भी ग्राहक आएंगे और हम एक के सामने दूसरे का केस नहीं निपटाएंगे। फॉर्म क्या था? प्रश्न पत्र था। एक एक प्रश्न विचित्र था। प्रश्न थे कि उंगली कट जाने पर या थोड़ा जल जाने पर बहू चीखती है या शांत दिखती है। बहू के संस्कार देसी घी के हैं, डालडा वाले हैं या देसी घी के हैं? कहीं उसने जूडो कराटे तो नहीं सीखे हैं? मैं के वालों की पुलिस में कितनी पहचान है? क्या उसके भाइयों में कोई पहलवान है? अगर है तो कहां रहता है? क्या उसके आसपास कोई नाला बहता है? पिता पुत्र फॉर्म पढ़ ही रहे थे कि डॉक्टर फुंकेंद्र ने टोका, काम कॉन्फिडेंस में होगा, हमारी गोपनीयता आवेदन है, लेकिन अब आपसे निवेदन है कि अंदर चलिए, वहीं पढ़िए, वहीं भरिए और बातचीत जरा धीरे धीरे करिए, क्योंकि हमारा चपरासी बता रहा है कि कोई नया ग्राहक आ रहा है। हम एक सबका कष्ट हरते हैं और एक के सामने दूसरे से बात नहीं करते हैं। अंदर जाकर पिता बोला, बात दुकान तो अच्छी है, बात तेरी सच्ची है, फांस निकालने का अच्छा चांस है, तू फॉर्म भर, मेरे पास एडवांस है, और कहे तो दूसरी शादी का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, अभी से एडवांस भर दूं। ना जी पिताजी, पहले इसकी राख तो हो जाए ठंडी, फिर सजाएंगे गाजे बाजे के साथ दहेज की मंडी। गाजे बाजे भाड़ में भेज, पहली चीज है दहेज। फ्रिज, टीवी, वीसीआर की बात करनी है और मारुति से कम पे हानि भरनी है। मारुति मैं चलाऊंगा पिताजी। अबे पाजी, उससे तो और नोट खींचेंगे, 10,000 ज्यादा में बेचेंगे। निराश पुत्र ने अचानक बाहर झांका तो खा गया सना का, पिताजी बोल, बाहर पता है कौन है? हम पता मुझे क्या ऐसे दिखता है? पिताजी बोल, बाहर बैठे हैं जीजा जी। क्या कहा? क्या कहा? जमाई जी बैठे हैं। जमाई मत कहो पिताजी, जल्लाद बैठे हैं, हमारी बहन को जलाएंगे तो अपनी टें बुलवाएंगे। ये जीजा है या दरिंदा है? लेकिन अभी फूलों का भाई जिंदा है, ईंट से ईंट बजा देगा। इस बच्चों की तो अच्छी खबर लेगा, पूरा दहेज लेकर ये जालसाजी। बाहर निकलो पिताजी। ये क्या हंगामा है? कौन किसका जीजा और कौन किसका मामा है? क्लाइंट लोग झगड़ा नहीं करेगा, करेगा तो भरेगा, एडवांस वापस नहीं मिलेगा। एडवांस का बच्चा खा जाऊंगा कच्चा। ए ब्रदर सुनो, हमको मत खाओ, होश में आओ। देखो सुनो, ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ और ये फादर है, लेकिन हमारे लिए हर क्लाइंट बराबर है। बराबर के नाना, मेरी बहन को जलवाएगा तो अपनी टें बुलवाएगा। जीजा बोला, जी क्यों जल रहा है? मेरा आना बहुत खल रहा है। तुम क्या मेरी सलहज के लिए साड़ियां लेने आए थे या इनसे यहाँ गहने गढ़वाए थे? साड़ी गहनों का जिक्र मत कर जीजा, अच्छा नहीं होगा नतीजा। नतीजे को तू मेरा क्या करेगा? एक झापड़ में 20 फीट दूर गिरेगा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। ए लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जीजा ठहर जाओ, साले रुको वहीं। देखो सुनो, हैं रुको, हैं। और बात ही बात में बढ़ गई तू मैं, होने लगी हाथापाई, घूसा लात थप्पड़ों जूतों से ठुकाई। रस्सी विभाग के शर्मा जी भागे, विश्व विभाग के वर्मा जी उनसे आगे, बहनों जी गश खा गए, कानून कचहरी के डिप्टी साहब, और गोली जैसे नली में आ गई, बाजार की भीड़ गली में आ गई। किसी ने वहां रखी हुई हवाई जहाज वाली पेट्रोल इनके चारों ओर छिड़का दी, किसी दूसरे ने दिया सलाई दिखा दी, और वे दहेज के मारे फक से जल गए सारे के सारे। न किसी को दर्द हुआ, न चीखने चिल्लाने की आवाज आई। लोगों ने कहा बधाई बधाई बधाई। मित्रों, मैं आपका बड़ा आभारी कि आपने मेरी ये नई कविता सुनी। आपकी जो आज्ञा होगी मैं वो कविता सुना दूंगा, लेकिन सुनिए, अगर आप मेरे मन से कविता सुनना चाहते हैं तो एक कविता मैं अपने मन से आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। ये कविता अनेक वर्ष से मैंने नहीं सुनाई है, लेकिन मुझे बहुत प्रिय कविता है। 12 अगस्त है आज, और 10-12 साल के बहुत सारे बच्चे इसको मनाना चाहते हैं हमारे देश में, लेकिन उन्हें मालूम नहीं
कि सिर्फ 3 अंक ज्यादा जो 15 है, उस अगस्त की क्या अहमियत है। मैंने ये कविता बाल वर्ष के दौरान लिखी थी, बच्चों के बारे में। कुछ मित्रों ने सुनी होगी, लेकिन अनेक वर्ष बाद आज मुझे इससे सुनाने का मन होया है। सुनिएगा, और मैं इस कविता को पूरी की पूरी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा, यद्यपि आधी ही सुनाया करता हूँ। सुनिएगा, सुनिए। दरअसल बाल वर्ष के दौरान अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने एक सर्वे कराया कि हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा समझदार बच्चे कहाँ रहते हैं। यूनिसेफ नाम की संस्था ने यह सर्वेक्षण किया और नतीजा ये था, जो मैंने पढ़ा इत्तेफाक से, कि हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा आईक्यू रखने वाले बच्चे जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में रहते हैं। बड़ी हैरानी हुई जान के, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर बारीकी से देखें तो तथ्य समझ में आ जाएगा कि उन बच्चों के लिए वो गलियां ही विश्वविद्यालय और स्कूल का काम करती हैं, और बहुत छोटी सी वय में, बहुत छोटी सी आयु में वो जीवन के इतने तजुर्बे हासिल कर लेते हैं जितने कि हमारे आपके आम घरों के बच्चे नहीं कर पाते। एक मेरे प्रकाशक मित्र हैं, उनका नारा है अपनी किताबें बेचने के लिए कि हमारी किताबें, बच्चों की किताबें छापते हैं, हमारी किताबें 8 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चों के लिए हैं। अच्छा नारा है साहब, खूब बिकती हैं किताबें। लेकिन अचानक मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, हमारे देश में अगर 80 साल के बच्चे हैं तो 8 साल के बूढ़े भी हैं। मैंने ये कविता 8 साल के बूढ़े बच्चों पर लिखी है। कविता का शीर्षक है बूढ़े बच्चे। सुनिएगा। गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। तो गली हाफिज बनने वाली, गली हकीम जी की, गली सुर्ख पोशा वाली, गली मीर दर्द वाली, तखत वाली, जूते वाली, गली गुल पहाड़ी इमली, गली गधे वाली, गली बजरंग बली, गली आली वाली, गर्मी वाली, जाड़े वाली, गली है अखाड़े वाली। तो गलियां ही गलियां हैं, गलियों से गले मिलती गलियां हैं, और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। इस गली ने उस गली के कान पकड़े, उस गली ने इस गली के सर पर हाथ फेरा, पहली ने 5वीं का फूला हुआ पेट ही टटोल लिया। यह गली अगली के घुटने के दर्द पर बंध गई और ख़त्म हो गई। और ये है कि सीना चीरे, माथा चूमे, हाथ भी मिलाती हुई निकल गई बहुत दूर कई और गलियों से, चितली कब्र के बाजार में सौदा लेने। तो गलियों के सिर, गर्दन, हाथ, पैर, पेट पहुँचे में कूचे हैं, छत्ते हैं, खिड़की हैं, हवेली हैं, आलान वालान मारान सहेली हैं। तो कटरा मशरूआना, कटरा बुलबुल खाना, छत्ता चूहिया मेम का तिराहा बेरम खाका, हवेली हैदर कुली, पत्थर वाला, लाल कुआं, कमरा बंगश, शाहगंज, खिड़की तफज्जुल की, फाटक डिप्टी सुल्तान, शेर अफगन, बारादरी, चूड़ी वालान भी है, बल्ली मारान भी है, सुई वालान है, तो टोकरी वालान भी है। गली गुल गढ़ैया है, गली गुल गढ़ैया है, गली शाहतारा है। गर्ज ये कि गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। गलियों में बच्चे हैं, बच्चे ही बच्चे हैं। बच्चे क्यों कहें उनको? तथाकथित बच्चों से कटे हुए बच्चे हैं। बच्चे क्यों कहें उनको? बच्चे वे घूरे हैं, बच्चे वे कूड़े हैं, जिंदगी की तरसेंट खुशबू नहीं है ये, बच्चे वे घूरे हैं, बच्चे वे कूड़े हैं। क्या करते हैं ये बच्चे? कि जिल्द साज, करखनदार, फेरी वाले, चूड़ी वाले, शरबत पतंग वाले, जरदोजी कढ़ाई वाले, भिश्ती हैं, दर्जी हैं, पंसारी नाई हैं, खींच रहे गाड़ी हैं, या फिर कबाड़ी हैं, वरक कूटते हैं, ये मिठाई भी बनाते हैं, बावर्ची हैं, दिन भर रोटियां पकाते हैं। ये बच्चा इंक बॉय, ये बच्चा पेपर बॉय, ये रिक्शा खींचता है, घर भर को सींचता है। ये रिक्शा खींचता है, घर भर को सींचता है। और वह जो मोटे मोटे ग्रंथों पर, संतों की बानी पर, किस्सा कहानी पर, इतिहास, भूगोल, गीता, कुरान पर, अंक गणित, बीज गणित, ज्ञान विज्ञान पर गोंद लेई गत्ते से जिल्दें चढ़ाता है, दिन भर की मेहनत के बाद क्या पाता है? सुबह से शाम तक कागज मोड़े, यही इसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ है, यही इसके अतीत का घटाना है, यही इसके भविष्य का जोड़ है। और वह जो लीथो प्रेस पर इनके या उनके भाषणों की खबर वाला लाल नीले रंगों में पोस्टर निकालता है, वो खुद लाल नीली स्याही में पुता पोस्टर बना खड़ा है। क्या आपने कभी इस पोस्टर को पढ़ा है? क्या आपने कभी इस पोस्टर को पढ़ा है? वह जो काटता है, वह जो सिलता है, वह जो कूटता है, वह जो पीसता है, वह जो चढ़ता है, वह जो मरता है, वह जो इस सब के बावजूद रोता नहीं है लेकिन काम करता है, पूरी नींद सोता नहीं है लेकिन वो कोमल फूल सा नहीं है, माफ़ करना, वो रंगीन सपना भी नहीं है, माफ़ करना, उसको अपने आप पर भरोसा है, उसका कोई अपना नहीं है, माफ़ करना, खिलौने और टॉफियाँ नहीं हैं, मेहनत की रोटियाँ हैं सिर्फ, खेल के मैदान नहीं हैं, कारखाने और कोठियाँ हैं सिर्फ,
वो जानता है कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कि वो बाप के लिए हकीम से दवाई लाता है और 2 दिन की कमाई से वो बहन के लिए दुपट्टा लाता है। और याद करें प्रेमचंद को कि वो 3 पैसे में दादी के हाथों को जलता देख चिमटा खरीद कर लाता है। वो 3 पैसे में दादी के हाथों को जलता देख चिमटा खरीद कर लाता है। खिलौनों के लिए नहीं ललचाता है। तो नैतिक शिक्षकों, इस देश के रक्षकों, इस फसल को नष्ट होने से पहले बचाओ और समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ। समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ।